तो अपन अपने EMI के टॉपिक को, जो फ्लक्स, फैराडे लॉ और लेंज लॉ का टॉपिक चल रहा था, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, है ना। एक ही साथ अपन तीनों चीजें सीखते चलेंगे। पहले अपन कुछ क्वेश्चंस में लेंज लॉ के थ्रू डायरेक्शन देखना सीख रहे थे, उसी को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। एक दो अपन ने किए थे, एक दो मैं और बता रहा हूँ। हाँ, मान लीजिए आपसे कहा गया है कि यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर ना एक सर्किट है जिसका अपना कुछ कैपेसिटेंस है, तो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक क्लोज लूप है जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसकी प्लेट के नाम दिए गए हैं ए और बी, है ना। प्लेट्स के नाम है ए और बी, है ना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इट इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर विच गेट पॉजिटिव चार्ज, विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर will get positive charge। बताइए जरा फटाफट चैट पे लिख के, ए और बी में से क्या आएगा आंसर। विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो बताता हूं मैं। तो आप सबसे पहले बेसिक तो हैंड रूल यूज करके देखोगे, तो आप कहोगे कि सिंपल सा बी इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्रॉस वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो फील्ड ऐसी आएगी कि क्रॉस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, डॉट चाहिए। क्रॉस वाले फ्लक्स को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए, डॉट चाहिए। डॉट चाहिए मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए। कैसी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो इस लूप में करंट आएगी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी। तो यहां से मैं ये बताना डिसाइड करके कि कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सी प्लेट निगेटिवली चार्ज है। जिन लोगों ने आंसर ए दिया है, उन्होंने ये सोच के दिया है कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा और निगेटिव प्लेट तक फ्लो होगा, ऐसा। जिन लोगों ने भी आंसर ए दिया है, उन्होंने करंट बिल्कुल ऐसे ही डिसाइड किया होगा। फिर उन्होंने सोचा होगा कि चार्ज जो है ये पॉजिटिवली प्लेट है, तो यहाँ से चार्ज बाहर आएगा और यहाँ पे चार्ज एंटर। गलत है। यहाँ ये चार्ज या करंट का फ्लो ये कैपेसिटर नहीं करवा रहा। दिस कैपेसिटर इज नॉट द सोर्स ऑफ द करंट। ये करंट को फ्लो करवाने वाला कैपेसिटर नहीं है। करंट को फ्लो करवाने वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट फ्लो करवा रही है, और उसकी वजह से ये करंट फ्लो हो रहा है ना। एक्चुअली ये करंट फ्लो क्यों हो रहा होगा, क्योंकि इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या इस चेंजिंग फ्लक्स के कारण यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, या यहाँ कहूँ तो इस करंट के हिसाब से एक बैटरी लग रही होगी ऐसी, तभी ये बैटरी ऐसे करंट फ्लो करवा सकती है। जो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से लगी है वो पॉजिटिव, जो बैटरी के निगेटिव प्लेट से लगी है वो नेगेटिव, है ना। ऐसे सोच लो कि बैटरी लगी होगी, वो ऐसे मान लो ये कैपेसिटर नहीं होता तब तो इस लूप में बैटरी ऐसे ही लगती ना। तो ये बैटरी ऐसे ही लगी हुई है, तो जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से लगा है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव प्लेट से लगा है वो नेगेटिव। एक तरीका ये है। दूसरा, आप अगर बैटरी नहीं सोचना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ऐसा सोच सकते हो कि ये चार्ज या करंट सर्किट में ऐसे फ्लो हो रहा है ना। कौन फ्लो करवा रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, या इंड्यूस्ड चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज, करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके इस पे आ रहा है, तो इसका मतलब इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, इस पे चार्ज नेगेटिव आएगा। तो द आंसर इज बी। बी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। अभी अपन सिर्फ कुछ लेंज लॉ के सवाल करेंगे जिसमें अपन पोलरिटी देखेंगे, किस तरफ करंट फ्लो होगी या किस तरफ क्या होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे।
10 सेकेंड और दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फील्ड इंक्रीज हो रही थी, क्रॉस वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, उसको कम करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगी, डॉट में फील्ड आएगी इसकी वजह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में वायर वाला अपन ने सॉल्व कर लिया था, एक क्वेश्चन उसमें वायर वाला में और कर लेते हैं। एक वायर है, इसके लिए 3 लूप बनाए हुए हैं यहाँ पे। एक लूप ऐसा है, मतलब कोएक्सियली है ये, मतलब वायर की एक्सिस इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे है। एक लूप यहाँ है और एक लूप यहाँ है। इसको नंबर दे देता हूँ, ये लूप नंबर 1 है, ये लूप नंबर 2 है, ये लूप नंबर 3। वायर में करंट ऊपर की तरफ है और करंट इंक्रीज हो रही है। वायर में करंट ऊपर की तरफ है और करंट इंक्रीज हो रही है। तो अपने से यही पूछते हैं, फाइंड डायरेक्शन ऑफ induced current in loop 1, 2 and 3। लूप 1, 2 और 3 में आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी होती है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, आता भी बहुत लाऊंगा बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इस लूप से, जो लूप 1 है, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा बेटा? क्योंकि वायर की फील्ड लाइन जो होती है ना, ये ऐसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है ना, है ना। वायर की फील्ड लाइन ऐसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है। और अगर मैं कहूँ कि सारी की सारी फील्ड लाइन वायर के प्लेन में है, मतलब कोई भी फील्ड लाइन उस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। सारी की सारी वायर की फील्ड लाइन कैसी है? लूप के प्लेन में। मतलब आप इसको ऐसे व्यू से अगर देखोगे कि ये लूप 1 है, तो इसके अंदर फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ऐसी फील्ड लाइंस। क्या कोई भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके जा रही है? तो आंसर है नहीं। तो इससे फ्लक्स जीरो, इससे फ्लक्स कितना है? जीरो। भाई फ्लक्स कब आता है याद करो, जब फील्ड लाइन इसको कट करती है, इसके एरिया को। ये पूरी की पूरी फील्ड लाइन इसके प्लेन में ही है, तो इसका फ्लक्स कितना है? जीरो। तो आप करंट कितना भी इंक्रीज कर लो, इसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा। और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं, देयर विल बी नो करंट। क्यों? क्योंकि फ्लक्स ही जीरो है, इसीलिए कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक, पहली बात ये हो गई। अब आते हैं लूप 2 और 3 में। तो 2 और 3 की जगह फील्ड देख लो। तो जो वायर 3, लूप 3 है, ये वायर में करंट अगर ऊपर की तरफ है, तो इस रीजन में फील्ड अंदर होगी क्रॉस में, और इस रीजन में फील्ड बाहर होगी डॉट। मतलब एक वायर में करंट ऊपर की तरफ है, तो राइट की तरफ फील्ड क्रॉस में होगी, लेफ्ट की तरफ फील्ड डॉट में होगी। करंट बढ़ाएंगे तो फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब क्रॉस इज इंक्रीजिंग, क्रॉस वाली फील्ड बढ़ रही है। तो हमें क्या चाहिए? डॉट वाली फील्ड चाहिए। डॉट वाली फील्ड चाहिए मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? डॉट इज इंक्रीजिंग, डॉट वाली फील्ड बढ़ रही है, तो हमें क्या चाहिए? क्रॉस चाहिए। क्रॉस चाहिए मतलब क्लॉकवाइज करंट, मतलब इसमें करंट आएगी एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज करंट। इसमें करंट आएगी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन ऐसी आएगी। देखो ये तो फ्लक्स चेंज का अपोज हुआ, साथ साथ रीजन का भी अपोज हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना। इस लूप के फ्लक्स चेंज का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्लक्स चेंज ऑफ दिस लूप? आप कहोगे इस वायर की करंट का बढ़ना। इस लूप 3 के फ्लक्स चेंज का रीजन क्या है? तो स्ट्रेट वायर में करंट का बढ़ना। और ये अगर इसका बढ़ना इसके फ्लक्स चेंज का रीजन है, तो इस लूप की टेंडेंसी होगी इस वायर से दूर जाने की। देखो रिपल्सिव फोर्स आएगा, एंटी पैरेलल करंट, तो ये इससे दूर जाना चाहेगा।
सिमिलरली इस लूप के फ्लक्स चेंज का रीजन क्या है, वायर की करंट का बढ़ना, तो ये भी वायर से दूर जाना चाहेगा। देखिए ध्यान से, इस पर रिपल्सिव फोर्स आएगा नियर ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो फ्लक्स चेंज का भी अपोज होता है और फ्लक्स चेंज के कॉज का भी अपोज होता है। जल्दी नोट कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक लूप है, इसके पास एक लाइन पे ये प्रोटॉन बीम है, प्रोटॉन बीम मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक प्रोटॉन बीम है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और एक अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर सिमिलरली एक लूप है जिसके पास से इधर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, इलेक्ट्रॉन बीम which is accelerated, एक accelerated इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है। तो आपको इन दोनों लूपों में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है कि ऊपर वाले लूप में इंड्यूस्ड करंट किस तरफ होगी और नीचे वाले लूप में इंड्यूस्ड करंट किस तरफ। तो सुनिए ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, सीखते चलो, आता भी होगा। प्रोटॉन बीम, प्रोटॉन बीम मतलब पॉजिटिवली चार्ज, इधर की तरफ जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। प्रोटॉन बीम इज इक्विवेलेंट टू करंट, प्रोटॉन बीम जाना मतलब एक तरह से करंट जाना, है ना। और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, इसका मतलब इस वायर में करंट कांस्टेंट। इसके पास एक प्रोटॉन बीम है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। सो दिस प्रोटॉन बीम इज इक्विवेलेंट टू करंट and which current is constant because velocity is constant। तो अगर इस वायर में मैं कहूँ एक वायर है जिसमें कांस्टेंट करंट जा रही है, तो क्या इस लूप से कोई फ्लक्स होगा? फ्लक्स होगा, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो आपको किसका फ्लक्स कांस्टेंट, इसका फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट है। तो ईएमएफ कितना होगा, जीरो। सो नो करंट, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ प्रोटॉन बीम किसके इक्विवेलेंट है, कांस्टेंट करंट कैरिंग वायर के। और अगर वायर में करंट कांस्टेंट है तो इसके पास रखे लूप में कोई फील्ड इंड्यूस नहीं होगी या कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो उसमें कोई इंड्यूस करंट भी नहीं होगी। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन बीम है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन बीम अगर राइट के साइड जा रहा है तो जो इफेक्टिव करंट जाएगी वो लेफ्ट में जाएगी, दिस इज करंट। और इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटेड है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब इस करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बीम कैसी है, एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब करंट इंक्रीज हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज होगा। तो आप कहोगे कि करंट इस तरफ जा रही है, तो इसी कारण यहाँ पे फील्ड कैसी है, क्रॉस में। रीजन में फील्ड कैसी है, ऊपर क्रॉस में। करंट इधर, पॉइंट अंदर, तो फील्ड कहाँ, सॉरी पॉइंट ऊपर तो फील्ड कहाँ, अंदर। तो करंट इस तरफ है, पॉइंट ऊपर है, तो फील्ड कहाँ है, अंदर। और करंट बढ़ रही है तो क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, डॉट चाहिए। डॉट चाहिए मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी करंट फ्लो। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट। कहते हैं कि इसी के पास ना, लूप के पास एक लाइन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पास होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वहां इलेक्ट्रॉन बीम थी या प्रोटॉन बीम थी, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन पास होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो क्या होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है, तो इसमें और फर्स्ट वाले केस में क्या अंतर है? तो उसमें ना प्रोटॉन की बीम थी। क्या थी? प्रोटॉन की बीम। प्रोटॉन की बीम होने का मतलब है
कि अभी एक इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे मान लो मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक प्रोटॉन यहाँ भी है, 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 हर जगह प्रोटॉन बीम का मतलब इस पूरे लाइन पे प्रोटॉन है, यहाँ भी पूरे लाइन पे इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन बीम होने का मतलब जैसे वायर में होता है ना कि वायर बना दूं मैं, कहूँ इसमें करंट फ्लो हो रही है तो हर जगह चार्जेस मूव कर रहे हैं। नहीं, मैं करंट कैरिंग वायर बनाऊं, मैं कहूँ इसमें चार्जेस करंट फ्लो हो रही है, तो आप कहोगे सर इस पूरे में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये एक साथ फ्लो हो रहे हैं। सो दिस सिचुएशन फॉर करंट इज आइडेंटिकल टू करंट कैरिंग वायर। ये आइडेंटिकल है, पहला केस आइडेंटिकल है करंट कैरिंग वायर के। लेकिन मैं इसको करंट कैरिंग वायर नहीं कह सकता, मैं इसको करंट कैरिंग वायर नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि इसमें क्या केस है, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो हर जगह इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैं इसको सिंपल करंट कैरिंग वायर से रिप्लेस नहीं कर सकता। तो मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता कि ये सिस्टम ऐसा है जैसे कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट करंट फ्लो नहीं हो रही। तो फिर इसमें कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपको याद हो तो सिंगल मूविंग चार्ज की फील्ड मैंने बताई थी, सिंगल मूविंग चार्ज की फील्ड बी का फॉर्मूला बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल मूविंग चार्ज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन वेक्टर, जहाँ आर क्या होता है, इससे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो क्या होगा ना कि पहले तो ये पास आएगा, जैसे से पास आएगा ये आर पहले तो डिक्रीज होगा, दिस इज आर मिनिमम, है ना। तो आर एक तरह से संभालो, और आर नीचे स्क्वायर के फॉर्म में है, तो थीटा का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा के चेंज होने का, आर का ज्यादा फर्क आएगा। आप कहोगे कि जो आर है ना, जब यहां से यहां जाएगा तो आर डिक्रीज होगा, और जब यहां से यहां जाएगा तो आर इंक्रीज होगा। फर्स्ट केस में जब लेफ्ट से मिड पॉइंट तक आएगा तब आर डिक्रीज होगा, और जब फिर उस सेंटर वाले पॉइंट से आगे जाएगा तो आर इंक्रीज होगा। आर डिक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन आप बिल्कुल वी क्रॉस आर से निकाल सकते हो। जब इस तरफ जा रहा है तो वी क्रॉस आर बाहर की तरफ, लेकिन नेगेटिव चार्ज है ना, तो अंदर की तरफ। यहाँ पे फील्ड डॉट में है, सॉरी क्रॉस में है, वायर की तरफ फील्ड की डायरेक्शन वाले ही देख सकते हो, बट वी क्रॉस आर से देखना बेटर है। वी क्रॉस आर बाहर आया तो उल्टा हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे डॉट, ठीक है। वी क्रॉस आर नहीं आएगा तो यहाँ भी सेम है ना, ये वी क्रॉस आर, ये भी डॉट है बट चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ भी क्या आएगा, क्रॉस, डायरेक्शन तो सेम आएगी फील्ड की। लेकिन यहाँ फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, डॉट चाहिए। डॉट चाहिए मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ तक, और यहाँ के बाद फील्ड कम हो रही है, मतलब क्रॉस कम हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस केस में करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल इस लाइन पे पास करेगा, तो जब वो इस पॉइंट से होके क्रॉस होगा, तो इस पॉइंट से क्रॉस होने से पहले करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी, और इस पॉइंट के बाद होने के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फील्ड के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर चेंज हो रहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि भाई क्या होगा इस केस में, करंट की डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, करंट नहीं होगी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, क्या होगा। तो ये ध्यान रखना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज बीम एंड अ सिंगल मूविंग चार्ज। एक चार्ज बीम में और एक सिंगल मूविंग चार्ज में अंतर है ना, दोनों सेम नहीं है, दोनों को सिमिलर ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। पूछने वाली बात नहीं थी वैसे, चलो।
ठीक है, चलिए, तो ये इस टाइप के केस हो गए। फिर एक केस बहुत ही स्टैंडर्ड है, वो उसमें भी बता रहा हूँ। ऐसा दिया गया है, दो क्वेश्चन एक्चुअली एक साथ होते हैं इसमें। एक लूप ऐसा है और एक लूप ऐसा है, ये दो लूप। इस रीजन में, पूरे रीजन में यूनिफॉर्म बी है, यूनिफॉर्म नहीं कहूंगा, बी है क्रॉस में, और बी इंक्रीज हो रहा है, बी इज इंक्रीजिंग। दोनों में मैग्नेटिक फील्ड बी है क्रॉस में और बी इंक्रीज हो रहा है। तो हमसे पूछा जाता है कि इस दोनों के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है, पहले वो बताऊंगा। इसमें सब में दो दो लूप है दोनों क्वेश्चन में, तो अपन दोनों लूप के हिसाब से देख लेते हैं। तो अपन अगर इसको लूप 1 माने, इसको लूप 2 माने, इसको भी लूप 1 माने, इसको लूप 2 माने, तो अगर मैं लूप 1 के हिसाब से देखूं, इस ऐसे सिंबल का मतलब होता है कि यहाँ पे टच नहीं हो रहा है ना, दूसरे को इंसुलेटेड कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे आपस में टच नहीं होगा, कॉन्टेक्ट नहीं, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट नहीं। तो लूप 1 के अंदर क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, डॉट चाहिए। डॉट चाहिए मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे होगी। सेकेंड में भी इस पूरे रीजन में फील्ड है ना, पूरे रीजन में फील्ड, तो इसमें भी बी इंक्रीज हो रहा है, तो क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, तो हमें कैसे करंट चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी सिमिलरली सेम चीज लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉक, तो दूसरे केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज करंट और इसकी एंटी क्लॉकवाइज करंट मिलके सेम ही आएगी, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के हिसाब से बिल्कुल सही। इसमें एक दिक्कत आ गई, इसमें दिक्कत आ गई ना कि इसकी एंटी क्लॉकवाइज करंट नेट लूप में करंट ऐसे फ्लो करवाना चाहेगी, जबकि ये करंट उसके ऑपोजिट है। ये जो लूप 2 की करंट है वो भी जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब आएगा, तो वो करंट और ये करंट ऑपोजिट है, तो कौन डोमिनेट करेगा। तो कहते हैं कि जिसका एरिया ज्यादा है वो डोमिनेट करेगा। क्यों डोमिनेट करेगा, कि अगर मैं 1 का ईएमएफ लिखूंगा, तो ईएमएफ होता है डी फाइव बाई डी टी, है ना। तो फाइव का क्या लिखेंगे, बी इंटू ए, तो इसको मैं लिखूंगा ए वन डी बी अपॉन डी टी। और जब मैं 2 का ईएमएफ लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा ए टू डीबी अपॉन डी टी। डीबी अपॉन डी टी दोनों के लिए सेम है, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा, A1 is greater than A2, तो 1 का EMF ज्यादा हो। तो अपन कहते हैं कि जिसका एरिया ज्यादा होता है उसका EMF ज्यादा होता है, तो नेट वही सर्किट को डोमिनेट करेगा। सर्किट में जब नेट करंट फ्लो कराएगा, लार्जर एरिया वाले अपने अकॉर्डिंग ही फ्लो कराएगा, क्योंकि उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा, तो उसका ईएमएफ ज्यादा होगा तो वो करंट एक तरह से उसमें फ्लो करवा। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि अपन दोनों लूप को सेपरेटली देखें, तो दोनों की जो करंट आ रही होती है वो लूप के हिसाब से ऑपोजिट आ रही होती है ना। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा लूप करंट को ड्राइव करेगा। तो जो लार्जर लूप है, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, तो उसमें ईएमएफ ज्यादा होगा, सो दैट लूप विल ड्राइव द करंट, है ना। एक क्वेश्चन और आता है, ये तीनों क्वेश्चन साथ ही दिए हुए हैं बहुत सारे बुक्स में। कि ये दो लूप है, कॉन्सेंट्रिक लूप्स है, वापस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी है और बी इंक्रीज हो रही है, क्रॉस में बी है और बी इंक्रीज हो रही है, और इस दोनों लूप को कनेक्ट करने वाला एक कंडक्टिंग वायर है। इस वायर का नाम मैं पी क्यू दे रहा हूं। तो आपसे पूछते हैं कि फाइंड
डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर PQ, PQ वायर में करंट की डायरेक्शन में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। क्रॉस वाली फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो अगर मैं अंदर वाले लूप को देखूं, क्रॉस इंक्रीज हो रही है, हमें डॉट चाहिए मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए। बाहर वाले लूप को देखूं, बाहर वाले लूप में भी क्या हो रहा है, क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, तो हमें डॉट चाहिए मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। ये अंदर और बाहर लूप में करंट की डायरेक्शन है। इसको मैं कुछ I1 लिख देता हूँ, इसको मैं कुछ I2 लिख देता हूँ। तो आपसे पूछते हैं इस लूप में करंट क्या होगा। दिस सिचुएशन इज आइडेंटिकल टू, मैं I1 वाली करंट के लिए लिख रहा हूं कि एक ऐसी बैटरी है जो सर्किट में R1 वाले सर्किट में करंट फ्लो करा रही है, और दूसरी भी एक बैटरी है जो एक दूसरे सर्किट में करंट फ्लो करवा रही है। दिस सिचुएशन इज आइडेंटिकल टू टू लूप्स, और मैंने इन दोनों सर्किट्स को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। दिस सिचुएशन इज आइडेंटिकल टू दिस सिचुएशन। और हम जानते हैं कि ऐसे केस में अगर दो डिफरेंट लूप्स को, दो सेपरेट लूप्स को एक पॉइंट पे कनेक्ट किया जाता है तो इस वायर में करंट जीरो होता है ना। लॉज, किरचॉफ लॉ को ओबे करने के लिए कि यहाँ पे अगर करंट I1 आ रही है तो यहाँ से भी करंट I1 एंटर भी होगी, I1, इसका मतलब, और यहाँ से अगर करंट I2 जा रही है तो यहाँ से भी करंट I2 ही जाएगी, मतलब I2 की I2 इधर चली गई, I1 की I1 इधर चली गई। मतलब अगर दो डिफरेंट लूप्स को एक वायर से लगाते हैं तो इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो इसका भी आंसर क्या है, जीरो। देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस वायर। अंदर वाले लूप में अंदर वाले की करंट होगी, बाहर वाले लूप में बाहर वाले की करंट होगी, बट इन दोनों लूप्स को कनेक्ट करने वाले अगर एक वायर है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ करंट के टाइम, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अपन कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे सोलेनॉइड पे बेस्ड, कि सोलेनॉइड में करंट किस तरह का, डायग्राम देखना आना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल ही होता है, एक सोलेनॉइड है ऐसा, ऐसा बना दिया, इसके ऊपर ना कॉइल्स ऐसे लगा देते हैं। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखोगे लेंजला वाले में कॉइल ऐसे ही बने होते हैं इसके ऊपर, यहाँ से ये पीछे से है, तो इसको यहाँ तक डॉटेड लाइन से और फिर यहाँ से सॉलिड लाइन, और यहाँ एक रेजिस्टर लगा हुआ, यहाँ एक रेजिस्टर लगा हुआ है ना। और मैं यहाँ एक मैग्नेट बना रहा हूँ, बार मैग्नेट, इसकी एक्सिस के लॉन्ग, और बार मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रहा है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया है मैंने 1 2। तो आपसे पूछते हैं कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रेजिस्टर, रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन बताओ, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रेजिस्टर। तो सुनिए ध्यान से, सबसे पहले तो अपने को लेंज लॉ का बेसिक थीम याद होना चाहिए कि लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से आता है कि उसकी इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स चेंज का अपोज करती है और फ्लक्स चेंज के कॉज का भी अपोज करती है। यहाँ कॉज से देखना ज्यादा आसान है ना, क्योंकि फिर मैग्नेट की फील्ड लाइन और देखने में कई बार दिक्कत आती है। इस केस में सोलेनॉइड और मैग्नेट की, या कहीं भी मैग्नेट आ रहा हो तो मैग्नेट के केस में कॉज से देखना बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है कि भाई नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल को रोकेगा, भाई कॉज को अपोज करता है ना, तो इसके फ्लक्स चेंज का कारण क्या है, नॉर्थ पोल का पास लाना। तो नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे साउथ बनेगा। तो जो इंड्यूस्ड फील्ड आएगी, मैंने याद है बताया था कि सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो जो इंड्यूस्ड करंट आएगी उसकी वजह से
लेफ्ट की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और राइट की तरफ साउथ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल का मतलब कि फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, बाहर निकलती हुई और यहाँ से एंटर होती हुई, इसकी इंड्यूस्ड फील्ड लाइंस। इसका तो आप हैंड रूल से सोच सकते हो कि करंट इस तरफ होगी, हर लूप में करंट इस तरफ होगी, तभी नॉर्थ पोल की तरफ, थंब नॉर्थ पोल की तरफ आता है। याद है आपको सोलेनॉइड में करंट देखना सिखाया था, फील्ड देखना। तो हर ब्रांच में अगर करंट ऊपर की तरफ है तो इसके मेरा थंब लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो नॉर्थ लेफ्ट की तरफ है ना। और अगर हर ब्रांच में यहाँ जो सामने मैंने बनाई है करंट नीचे आ रही होती तो थंब राइट साइड आता, मतलब नॉर्थ पोल राइट साइड आता है ना। लेकिन यहाँ हमें पता है कि नॉर्थ पोल लेफ्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि हम उधर से नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं, तो नॉर्थ को पास ला रहे हैं तो उसको रोकने के लिए सामने नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ बनेगा मतलब हर ब्रांच में करंट ऊपर की तरफ। तो अगर मुझसे एक रेजिस्टर में करंट पूछी जाए तो मैं कहूंगा कि ये करंट देखो ध्यान से, यहाँ से ऊपर गई, अंदर से होके नीचे आएगी, ऐसे हर ब्रांच में करंट। तो रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? 1 से 2। यही मान लो मैं इस मैग्नेट की वेलोसिटी को ऑपोजिट कर दूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं इस मैग्नेट की वेलोसिटी को ऑपोजिट कर दूं तो आप कहोगे नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। क्या हो रहा है? नॉर्थ पोल, अगर मैं कहूँ कि राइट की जगह लेफ्ट में जाएगा तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ क्या बनेगा? साउथ। क्या बनेगा? साउथ। तो नॉर्थ पोल पास आएगा तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो यहाँ साउथ बनेगा। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेट को यहाँ से दूर लेके जाऊं तो यही मैग्नेट ऐसे पास होते हुए अंदर से यहाँ आ जाए, तो यहाँ पे जब अंदर आएगा तो इधर साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा। जब दूर जा रहा होगा साउथ दूर जाएगा तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, इधर से पास लाऊंगा तो उसका उल्टा। तो ऐसे करके अपन मैग्नेट और सोलेनॉइड के केस में देख सकते हैं कि नॉर्थ पास लाएंगे तो नॉर्थ बनेगा उसको रोकने के लिए, नॉर्थ दूर ले जाएंगे तो साउथ बनेगा उसको रोकने के लिए, साउथ पास लाएंगे तो साउथ बनेगा उसको रोकने के लिए, साउथ दूर ले जाएंगे तो साउथ बनेगा, सॉरी तो नॉर्थ बनेगा उसको रोकने के लिए। कॉज का अपोज करना है। तो ऐसे करके आपको ऐसे क्वेश्चंस में कई बार डायरेक्शन पूछ लेते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या डायरेक्शन आएगी। फिर इसी में एक क्वेश्चन क्या पूछते हैं ना, इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, यही अपना एक सोलेनॉइड है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इसके अंदर जाता है इस लाइन से, और सोलेनॉइड को क्रॉस करता हुआ इधर निकल जाता है, इसी ओरिएंटेशन में यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से बाहर चला जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, दिस इज ए शॉर्ट बार मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट, शॉर्ट बार मैग्नेट। ये कैसे सोलेनॉइड के अंदर एंटर होता है और वो ऐसा अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से होता हुआ बाहर निकलता है। तो आपको बताना होता है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का सेंस क्या क्या होगा। तो सोच के देखो, अगर मैं जब ये आ रहा है पास, जब ये इधर वाली मोशन की बात करें तो अब ऊपर वाले से ही सोच सकते हैं, नॉर्थ पास आ रहा है तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा, और जब ये बाहर जा रहा है तो साउथ दूर जा रहा है तो यहाँ नॉर्थ बनेगा और यहाँ साउथ बनेगा। ये कब है? इस मोशन के लिए। और ये कब है? इस मोशन का। जब नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ बनेगा और जब साउथ पास आ रहा है तो साउथ बनेगा। इसका मतलब इस सोलेनॉइड के अंदर करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, या मैं कहूँ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी चेंज होगी, है ना। तो इसका ना एक ग्राफ पूछते हैं जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ बताइए कैसा आता है अप्रोक्सीमेटली, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आएगा इस लूप में या इस कॉइल। तो सुनो कैसा है, जब ये बहुत दूर से पास आएगा बेटा, जब इसका पोल एंटर होने वाला हो ना, सोच के देखना, मैग्नेट की फील्ड उसके पोल के पास सबसे ज्यादा होती है। जब पोल एंटर होने वाला होगा
उस टाइम पे फील्ड के रेट ऑफ चेंज सबसे ज्यादा होता है ना। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ या डीवी बाई डी पहले बढ़ेगा, और एक टाइम पे पोल जब आने वाला है तो ये डीवी बाई डी मैक्सिमम होगा, रफली बना रहा हूँ ग्राफ। फिर ये कम होएगा क्योंकि अब मैग्नेट अंदर आ गया है ना, और कम होता होता एक टाइम आएगा जब मैग्नेट इसके बीच से क्रॉस हो रहा हो। तो ये छोटा मैग्नेट है और ये कॉइल ठीक ठाक लंबी है, तो कुछ टाइम ऐसा आएगा जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा या कोई ईएमएफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। सोचो एक बहुत लंबी ट्यूब है, उसके बीच से मैग्नेट पास हो रहा है, तो इस टाइम तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं, और फिर उसके बाद जो डायरेक्शन आएगी या पोलरिटी आएगी वो उसके ऑपोजिट आएगी। ऐसा आएगा, एक पीक आएगी यहाँ भी, ऐसा फ्लैट नहीं, पीक आएगी ऐसा। तो यहाँ जब ये पॉइंट दिखा रहा है जब नॉर्थ पोल एंटर हो रहा है, ये पॉइंट दिखा रहा है जब साउथ पोल बाहर जा रहा है, और ये रीजन दिखा रहा है जहाँ पे ईएमएफ कितना है, 0। डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ मैग्नेट एंड लेंथ ऑफ कॉइल, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक पॉइंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक रीजन हो। ऐसे छोटा, बहुत ही छोटा मैग्नेट लूं तो ये एक रीजन होगा, पॉइंट लूं तो मतलब ठीक ठाक साइज कर लूं तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। लेकिन ये तो फिक्स है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी चेंज होगी, ये तो फिक्स है कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल चेंज। प्लस माइनस किसको मानेंगे, क्वेश्चन में दिया होता है कि मान लो कि जब यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा तो पॉजिटिव, तो मैंने वो मान के ग्राफ बनाया। हो सकता है पोलैरिटी उल्टी कहते हैं तो उल्टा बनाना पड़ेगा। एक चीज तो फिक्स है कि ड्यूरिंग मोशन ऑफ मैग्नेट पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ विल चेंज। ये चीज सोचनी इंपॉर्टेंट है कि जैसा ग्राफ ऊपर बनेगा वैसा ही ग्राफ नीचे बनेगा आधे टाइम के बाद, और बीच में वो ग्राफ एक बार 0 से पास हो। तो ये चीज इस क्वेश्चन में अपने को पता होनी चाहिए कि मैग्नेट अगर सीधा इस कॉइल को क्रॉस करता है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी है वो एक बार के लिए चेंज होगी। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, फिर एक टाइप की प्रॉब्लम कई बार और पूछते हैं, ये तो हो गया इस टाइप की जो डायरेक्शन देखने वाली प्रॉब्लम थी, ये इतना ही है। मान लो एक लूप है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक लूप है, और यहां से मैं एक मैग्नेट को ड्रॉप करता हूं, इसकी एक्सिस के अलॉन्ग एक मैग्नेट को ड्रॉप किया जाता है। ये एक हॉरिजॉन्टल लूप है, कंडक्टिंग है, ऑब्वियस सी बात है, और मैं इसकी एक्सिस के अलॉन्ग यहां से एक मैग्नेट को ड्रॉप करता हूं। तो ये मैग्नेट क्या होगा, यहां से पास होता हुआ जाएगा, सेंटर से पास होता हुआ और इधर बाहर निकल जाएगा। तो ये नॉर्थ, ये ऐसी हुई इसकी मैग्नेट की मोशन, किसको ऐसा ड्रॉप किया है, मैग्नेट इज ड्रॉप्ड। तो कहते हैं कि इस दोनों इंस्टेंट पे जब ये अंदर आ रहा है और जब ये बाहर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन के बारे में क्या कह सकते हो, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब जी से कम होगा, जी से ज्यादा होगा, जी के इक्वल होगा। तो सोचते हैं, तो सुनना ध्यान से, जब ये मैग्नेट पास आ रहा है तो आप कहोगे कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ नॉर्थ बनेगा और यहाँ साउथ बनेगा। इस लूप में करंट ऐसी फ्लो होगी, जब मैग्नेट ऊपर से इसके अंदर आ रहा होगा, इसकी तरफ आ रहा होगा, तो ऊपर उसको रोकने के लिए नॉर्थ बनेगा और नीचे साउथ बनेगा। दिस इज फॉर दिस केस, ये जो लाल से बना रहा हूं ना, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी। तो इसका मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा, या जो इंड्यूस्ड करंट आएगी मैग्नेट को रिपेल करेगी, रिपेल करेगी, इसका मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू जी से कम होगी।
सोच के देखो, कॉइल का बिहेवियर होगा कि वो मैग्नेट के पास आने को अपोज करे, पास आने को अपोज करेगा क्या, सारे रिपल्सिव फोर्स लगा के। अच्छा, यहां सोचो, ये साउथ दूर जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा, इंड्यूस्ड पोलरिटी में, है ना। अगर जब ये दूर जा रहा होगा तो उसको रोकने के लिए पास में इधर नॉर्थ बनेगा और साउथ बनेगा, तो इसके ऊपर एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। कैसा फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो आप इस केस में अगर डायग्राम बनाओगे तो इस पर नीचे mg और ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसका भी एक्सेलरेशन g से कम होगा। तो अगर इस मैग्नेट को फॉल कराया जाता है तो जब ये अंदर आ रहा होता है तब भी, और जब ये बाहर जा रहा होता है तब भी इसका एक्सेलरेशन g से कम होता है। द एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट इज लेस देन g, ये चीज ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ओपोजिशन होता है। ओपोजिशन मतलब उसकी मोशन को अपोज करने की टेंडेंसी, जैसी मोशन होगी उसका अपोज करेंगे। फिर कई बार एक क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि तुम्हारे पास दो लूप है, एक सिंपल क्लोज कंडक्टिंग लूप है और एक ओपन लूप है। ये लूप क्लोज नहीं है और दोनों के पास मैग्नेट को मूव कराना है, बिल्कुल सेम। इसके पास भी मैग्नेट को मूव कराया, इसके पास भी मैग्नेट को। तो इसमें क्या होगा, क्या इस मैग्नेट के मूव कराने से इस लूप में फ्लक्स चेंज होगा? क्या इस लूप में फ्लक्स चेंज होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? बिल्कुल होगा। क्या इसमें करंट होगी? बिल्कुल होगी। अपन जानते भी एक नॉर्थ पोल पास आएगा तो ऐसा बनेगा कि इधर नॉर्थ बने और इधर साउथ बने। ठीक है, इसके अंदर आते हैं। क्या यहाँ फ्लक्स चेंज होगा? बिल्कुल होगा। देयर विल बी फ्लक्स चेंज, क्योंकि नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो उस लूप का फ्लक्स चेंज होगा। क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? बिल्कुल होगा। फ्लक्स चेंज है तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन क्या इसमें करंट होगी? आंसर है नहीं। देयर विल बी नो करंट, क्योंकि लूप क्लोज्ड एंड कंडक्टिंग नहीं है। कोई भी नॉन कंडक्टिंग लूप हो या ओपन लूप हो तो उसमें भी ईएमएफ होगा, फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन करंट नहीं होगी। तो इस मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन होगा ये लेस देन जी होगा, लेकिन इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन जी के इक्वल। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ईएमएफ तो है, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ है, लेकिन करंट नहीं आ पाई जो इसको अपोज कर पाए। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल डेवलप हो नहीं पा रहा है ना। बट हाँ, ईएमएफ होता है। तो याद रखना, जो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि लूप जो हो वो क्लोज्ड एंड कंडक्टिंग हो। ओपन लूप हो, इवन नॉन कंडक्टिंग लूप, मैं एक लकड़ी का लूप ले लेता, उसमें भी ईएमएफ आएगा अगर फ्लक्स चेंज होगा तो, लेकिन करंट नहीं आएगी। ठीक है, तो करंट कब आती है? जब लूप क्लोज्ड एंड कंडक्टिंग हो तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट आएगी, अदरवाइज उसकी करंट नहीं आएगी। तो फर्स्ट केस में देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट, सेकंड केस में देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट, लेकिन ईएमएफ दोनों में होगा। और क्योंकि इंड्यूस्ड करंट पहले में नहीं है, पहले में है, तो उसका एक्सेलरेशन जी से कम होगा, क्योंकि लूप में इंड्यूस्ड करंट की वजह से पोलरिटी ऐसी डेवलप हो जाएगी या डायपोल ऐसा इंड्यूस हो जाएगा कि वो उसको अपोज कर रहा होगा, जबकि दूसरे में करंट हो ही नहीं सकती। तो इसलिए उस मैग्नेट का एक्सेलरेशन जी के इक्वल। लिखिए फटाफट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टाइप के क्वेश्चंस हो गए, मतलब इस लूप से मैग्नेट पास होने वाले, इधर से उधर जाने वाले, ये सब हमने कर लिया। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, छोटा सा फॉर्मूला आएगा, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। रिलेशन बिटवीन फ्लक्स चेंज एंड चार्ज फ्लोन। रिलेशन बिटवीन फ्लक्स चेंज एंड चार्ज फ्लो। सुनना ध्यान से। तुमने फैराडे लॉ से क्या सीखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं तो साइन का कोई मतलब नहीं है, साइन का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो
दिखाएगा कि माइनस का साइन दिखाएगा करंट कैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैं लिख रहा हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ डी फाइव बाई डी टी। क्या लिख सकता हूँ? डी फाइव बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। मान लो एक कोई लूप है जिससे फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें आपने ईएमएफ लिख दिया। मैं पूछूं लूप में करंट कितनी लिखोगे? व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड करंट? तो करंट को आप लिखोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। क्या लिखोगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंड्यूस्ड करंट इनटू रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंड्यूस्ड करंट इनटू रेजिस्टेंस इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी टी। अच्छा, करंट को क्या लिखोगे? dq by dt, rate of flow of charge into resistance into d5 by dt। देखो ध्यान से ये dt dt कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो ये बचेगा डेल्टा q इंटू r इज इक्वल टू डेल्टा फाइव। सो डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन what is delta phi? Change in flux. What is delta q? Charge flown. And what is r? Resistance of the coil। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना? पता है कितने काम की चीज है? सुनो, एक मैग्नेट को मैं ये कॉइल है अपना, है ना? एक मैग्नेट को मैं मूव करा के यहां से यहां लाया, पोजीशन 1 से पोजीशन 2, है ना? कॉइल फिक्स है। तो जरा सोच के देखो, चेंज इन फ्लक्स कांस्टेंट होगा। अगर मैं 1 से 2 लेके आऊं कि भाई 1 पे जब मैग्नेट रखा होगा तो उसकी कुछ फील्ड होगी कॉइल के लिए, 2 पे रखा होगा तो उसकी फील्ड कुछ होगी, है ना? कुछ इनिशियल फील्ड होगी, कुछ फाइनल फील्ड होगी मैग्नेट के कारण कॉइल से। तो जो फ्लक्स चेंज आएगा 1 से 2 में, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, फाइव टू माइनस फाइव, और कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस है, तो कॉइल से चार्ज फ्लो होगा डेल्टा क्यू। वो कैसे लिखेंगे? जब लोकेशन 1 पे था तब फ्लक्स लिखेंगे, जब लोकेशन 2 पे था तब कॉइल से फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स का चेंज निकालेंगे, फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन आर, और ये आएगा डेल्टा क्यू। बहुत ध्यान से देखना, टाइम कैंसिल हो गया। टाइम कैंसिल होने का मतलब है कि मैं इस मैग्नेट को यहां से यहां 1 मिली सेकेंड में लेके जाऊं, 1 माइक्रो सेकेंड में लेके जाऊं, 1 मिनट में लेके जाऊं, 1 घंटे में लेके जाऊं, 1 साल में लेके जाऊं, या 100 साल में लेके जाऊं, मैं यहां से यहां मैग्नेट को कितने भी टाइम में लेके जाऊं, फ्लक्स चेंज तो सेम होगा, क्योंकि भाई मैग्नेट यहाँ था तो इस कॉइल से कुछ फ्लक्स होगा, फिर मैग्नेट यहाँ है तो इस कॉइल से कुछ फ्लक्स होगा, और रेजिस्टेंस भी सेम सेम चार्ज फ्लो होगा। यहाँ से यहाँ जाने में अगर मैग्नेट की के कारण इसमें फ्लक्स चेंज सेम है तो डेल्टा क्यू सेम होगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। हाँ, करंट टाइम पे डिपेंड करेगी, भाई ये चेंज बहुत जल्दी करेंगे तो सेम चार्ज फ्लो बहुत जल्दी हो जाएगा, तो करंट ज्यादा होगी, और ये चेंज लेट करेंगे तो सेम चार्ज फ्लो बहुत दिनों में होगा, तो करंट बहुत कम होगी। तो करंट कैन बी डिफरेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डिफरेंट, बट टोटल चार्ज विल बी सेम। कि अगर मैं डेल्टा फाइव फ्लक्स चेंज कर रहा हूँ तो डेल्टा फाइव फ्लक्स के कोरेस्पॉन्डिंग डेल्टा क्यू सेम होता है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम टेकन फॉर द फ्लक्स चेंज। उस फ्लक्स चेंज के लिए कितना टाइम टेकन हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? फ्लक्स में चेंज हुआ कितना, है ना? तो ध्यान रहे ये चीज, दिस रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड फ्लक्स। जब भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए चार्ज एंड फ्लक्स के बीच का रिलेशन, समझना यही फॉर्मूला है, उन्होंने कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो जल्दी नोट कीजिए। आगे चलते हैं, इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
there is uniform magnetic field कुछ 10⁻³ टेस्ला की। एक कॉइल है जो भी फील्ड में ऐसी रखी हुई है ना, मतलब फील्ड लाइंस कॉइल से पास हो रही है ना, फील्ड लाइंस जो है वो कॉइल से पास हो रही है और इस कॉइल का एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर। ये कॉइल का एरिया दिया हुआ है और कॉइल का रेजिस्टेंस है 100 ओम। ठीक है, और कॉइल है तो मैं कुछ टर्न्स भी दे देता हूँ। टर्न्स कितने हैं? 1000 टर्न की कॉइल है, 1000 टर्न की कॉइल है। इसको इस एक्सिस के बाद रोटेट किया गया। If the coil is rotated by 180 degree, find charge flown through the coil. Find charge flown through the coil. तो सुनिए ध्यान से। मान लेते हैं पहले इस कॉइल का एरिया वेक्टर इस तरफ था, है ना। जब मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूंगा तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, है ना। एरिया वेक्टर आपने एक बार इस तरफ मान लिया तो मान लो फिर इस तरफ ही। आपने एरिया वेक्टर अगर मान लिया और कॉइल को ऐसा रोटेट किया तो एरिया वेक्टर भी 180 डिग्री से रोटेट होगा। तो अगर मैं फ्लक्स लिखूं, है ना, कि इनिशियल फ्लक्स कितना था, तो फ्लक्स होता है NBA और पहले पैरेलल था, बाद में एंटी पैरेलल हो गया। तो पहले का फ्लक्स लिख लो, मान लो NBA cos 0 डिग्री, तो ये NBA हो गया। और बाद का फ्लक्स लिख लो तो ये हो गया NBA, एरिया वेक्टर ऑपोजिट में आ गया तो cos 180 डिग्री, तो माइनस NBA। तो मैं पूछूं कि चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, सो इट इज, इसका मॉड निकाल रहे हैं, माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज इन फ्लक्स कितना आ रहा है 2 NBA। मतलब अगर मैं इस फ्लक्स को ऐसा, मतलब कॉइल को मैं ऐसा 180 डिग्री पे घुमा दूं तो फ्लक्स में चेंज कितना आएगा 2 NBA। तो मैं पूछूं कि डेल्टा क्यू क्या आएगा, तो फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, वैल्यूज रखो 2, n कितना 1000, b कितना 10⁻³ इंटू एरिया कितना 0.05 अपॉन रेजिस्टेंस कितना 100 ओम। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, कितना बचा 0.5 इंटू 2 तो 0.1 अपॉन 100, है ना, मतलब 1 मिली एम्पियर, सॉरी 1 मिली कूलम। तो इससे 1 मिली कूलम चार्ज फ्लो होगा। ये रिजल्ट इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने इस कॉइल को कितने टाइम में रोटेट किया है, कितने टाइम में भी रोटेट करो आंसर सेम है। लिखो जल्दी, है ना। तो मैं एक दो क्वेश्चन चेंज करवाऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड। जैसे तुम्हारे पास मान लो एक सोलेनॉइड है, ये एक सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड मानना है, लॉन्ग सोलेनॉइड। एन पता है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है। इसकी लेंथ भी पता है, एल, एल इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, ए, है ना। दिस इज टर्न डेंसिटी, ये टोटल टर्न नहीं है, ये क्या है टर्न डेंसिटी। ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है और ये उसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें से आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड।
तो आपसे कहते हैं कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू सोलिनॉइड ड्यू टू इट्स ओन करंट या ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इससे फ्लक्स बताइए, है ना। तो क्या लिखेंगे कि खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या किसी की वजह से फ्लक्स क्या होता है, NBA, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फील्ड इनटू एरिया। और cos थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी फील्ड होती कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सिस के पैरेलल, है ना। तो उसके लिए हर लूप के लिए जो एरिया वेक्टर आएगा और जो बी वेक्टर आएगा वो पैरेलल है, तो मैं इसके फ्लक्स को सीधा NBA लिख सकता हूँ। n तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सॉलिनॉइड, इसको मैं लिखूंगा टर्न डेंसिटी इनटू लेंथ, दिस इज कैपिटल N। फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड, दिस इज म्यू नॉट NI एन एरिया, क्योंकि सोलेनॉइड की फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो मैं इसके लिए फ्लक्स लिख सकता हूँ NBA, N इज N into L, B इज म्यू नॉट NI, A इज एरिया। तो ये सॉल्व होके बन रहा है म्यू नॉट N स्क्वायर A into L into I। इसको कई बार सेल्फ फ्लक्स कह देते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ फ्लक्स। जब मैं आगे इसी चैप्टर में इंडक्टेंस पढ़ाऊंगा ना तो मैं वापस वहां ये फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। ये सेल्फ फ्लक्स होता है, मैं भी एक हिंट दे दे रहा हूँ बस। वहां मैं क्या कहूंगा, इसी सेल्फ फ्लक्स को मैं लिखूंगा सेल्फ इंडक्टेंस इनटू आई, और आई से आई कैंसिल होगा और मैं कहूंगा कि कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस आता है म्यू नॉट N स्क्वायर A इनटू L। तो ये जब सेल्फ इंडक्टेंस पर आएंगे तो ये चीज यूज होगी कि इसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो NBA से निकालेंगे, है ना। तो इसको, इसके फ्लक्स को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन मिलता जुलता है, मान लो मैं इसी में आपसे पूछूं कि टोरॉइड से फ्लक्स क्या होता है, तो N तो N लिखते, B किसके लिख देते, टोरॉइड के लिखते, तो टोरॉइड का फ्लक्स आ जाता है ना? एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है, लॉन्ग वायर, ध्यान से देखना ये, और इसके पास यहाँ एक रेक्टेंगुलर लूप है, यहाँ एक रेक्टेंगुलर लूप, इस लूप के इस साइड की डिस्टेंस यहाँ से मान लो D है, ये साइड L है, ये साइड मान लो B, और इसमें I करंट है। तो आपसे पूछते हैं कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द लूप। क्या पूछते हैं, फाइंड फ्लक्स थ्रू द लूप, लूप के थ्रू फ्लक्स बताइए। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला तो वही है NBA वाला, बट यहाँ एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इस लूप के हर पॉइंट के लिए, यहाँ के लिए वायर की फील्ड कुछ और है, यहाँ के लिए वायर की फील्ड कुछ और है, यहाँ के लिए वायर की फील्ड कुछ और है। हर पॉइंट पे वायर की फील्ड डिफरेंट डिफरेंट है। तो मुझे फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, वायर से R डिस्टेंस पे जाऊंगा और एक पतली सी स्ट्रिप मारूंगा, कितनी थिकनेस की, DR थिकनेस की, और इस स्ट्रिप से फ्लक्स लिखूंगा, फील्ड तो अंदर की तरफ, मैं एक पतली सी स्ट्रिप से फ्लक्स लिखूंगा जिसको मैं D5 लिखूंगा, एंड D5 विल बी उस पॉइंट पे फील्ड इनटू D। एक प्लेन कॉइल है तो नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, R डिस्टेंस से फील्ड क्या लिखोगे कॉइल की, वायर की, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, दिस इज वायर फील्ड ड्यू टू वायर। और ये जो मैंने स्ट्रिप ड्रॉ की है, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, तो इसकी विड्थ इनटू थिकनेस, मतलब DR, इसको आप लिखोगे BDR। क्या लिखोगे, BDR, तो इसकी लेंथ B है और इसकी थिकनेस DR। ये D5 आ गया। टोटल फाई कैसे निकालोगे, इंटीग्रेट करके, तो म्यू नॉट IB अपॉन 2 पाई, ये तो कांस्टेंट आ गया, यहाँ बचा इंटीग्रेशन ऑफ DR अपॉन R। R की लिमिट इस लूप के लिए, तो R की लोअर लिमिट है आपको दिख रहा हो तो D, और आप R की अपर लिमिट है L प्लस D, मतलब R यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगा, मतलब D से L प्लस D तक। बस फ्लक्स कितना आ गया, म्यू नॉट IB अपॉन 2 पाई 1 by R का इंटीग्रेशन ln R, तो ln L plus D upon D, this is the flux।
ये कैलकुलेट करेंगे जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे सिस्टम का। तो एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें यहीं पे हिंट दे रहा हूँ बस। जब मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालूंगा तो मैं कहूंगा कि ये जो फ्लक्स निकाला एक की वजह से दूसरे का, इसको लिख सकते हैं m इंटू आई। आई से आई कैंसिल होगा और जो आई के अलावा जो इसमें टर्म दिख रही है दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। तो ये जो अपन आगे इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे ये फ्लक्स काम आएंगे। बाकी आप फ्लक्स इन जनरल निकालना आपको आता है बी इंटू ए या एन बी ए या कहीं पर बी ए कॉस थीटा लगा लेते हैं जिसको अपन बी डॉट ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक, आज का लेक्चर अपन यहीं एंड कर रहे हैं। ठीक है।